हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जनरल प्रॉपर्टी करेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे कि किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। बाकी कंपोनेंट्स जो न्यूक्लियस के साथ में आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले वो पढ़ते हैं। Nucleus is an important cell organelle that is present in the eukaryotic cell. Nucleus eukaryotic cells के अंदर present होता है। लैटिन वर्ड है न्यूक्लियस, या फिर ये स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इस तरीके से दोनों केसेस में लिखा जाता है। इट मीन्स द कर्नल्स और द सीड्स। न्यूक्लियस का लैटिन मीनिंग ये सीड्स या फिर कर्नल्स होता है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज द सेल ऑर्गेनेली। रॉबर्ट ब्राउन ने इनको पहले ये बताया था कि न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। द नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इनको क्रोमेटिन का नाम दिया था। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। जी न्यूक्लियस ऑलवेज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक फीचर है उस सेल की कि अगर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट मीन्स वो यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो प्लांट की सेल है चाहे वो एनिमल सेल है। ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल के अंदर मास्टरमाइंड होता है। सभी सेल की एक्टिविटीज को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सभी गाइडलाइंस न्यूक्लियस के थ्रू ही दी जाती हैं। उसका मेन जो ब्लॉकिंग सिस्टम होता है, रेगुलेटिंग सिस्टम जो होता है सेल के अंदर, दैट इज द न्यूक्लियस। In the prokaryotic cell, true nucleus is absent. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस absent ही होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी फ्री होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियस नाम नहीं दिया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो हम कहते हैं स्पेसिफिक, दैट इज absent. In case of eukaryotic cell, nucleus is present in all cells. मोस्ट ऑफ केसेस सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट आरबीसीज और फ्लोएम प्लांट सेल के अंदर, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दैट आर द डेड सेल्स, और वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देयर इज ए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये भी डिपेंड कर सकता है कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। अलग अलग केसेस के अंदर ये देखा भी गया है। मोस्ट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ केसेस ये देखा जाता है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर एक से ज्यादा सेल्स के अंदर, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं। जिन सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है दैट इज द यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। सम ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियाई। इफ टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन वन सेल दैट वी अनाउंस देम द बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट वेयर मोर देन टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, दैट वी कॉल द मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज द 5 to the 25 माइक्रोमीटर, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली। कंपैरिजन टू सेल ऑर्गेनेलीज, जो न्यूक्लियस है उसका साइज ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज में काउंट किया जाता है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 8% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। सेल के अंदर जितना पूरा टोटल सेल का वॉल्यूम होता है उसमें से नियर अबाउट 8% के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देयर इज ए वेरिएशन इन द शेप एज वेल एज इन द पोजीशन टू। सेल की न्यूक्लियस की पोजीशन और शेप दोनों में वेरिएशन होती है कि कहाँ पर प्रेजेंट है, वो किस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस की वेरिएशन शेप और साइज दोनों में ही चेंज होती रहती है। न्यूक्लियस इज डिफरेंट शेप लाइक राउंड, ओवल, इलिप्टिकल एंड द लॉब्ड शेप। डिफरेंट केस में डिफरेंट शेप हो सकती हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन। जैसे एनिमल सेल है, ये प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर होता है। प्लांट सेल है, वहां पर कहां पर, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। इट इज बिकॉज इन द सेंटर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वाटर फील्ड वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, तो वहां पर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये पेरिफेरी पे चला जाता है क्योंकि वैक्यूल वहां पर बड़ी होती है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स के बारे में कि मेनली क्या उनसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में।
न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उन सब के बारे में अलग अलग वीडियो डालेंगे। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बताएंगे। इट इज द डबल मेम्ब्रेन एंड द सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के कितने पार्ट्स होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीटली तीनों मिलकर पूरी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन इट। आउटर मेम्ब्रेन्स जो होती है न्यूक्लियस की दैट इज कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था उसके अंदर भी बताया था कि उसकी मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यू होती हैं। On its outer surface there is a presence of many ribosomes. That means कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है that is the rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिन्यूक्लियर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है उनके बीच के स्पेस को पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। इट इज इम्परमेबल टू द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड द आरएनएस। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ये अलाउ नहीं करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन कैन मूव फ्रीली। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे आयंस होते हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं इसके अंदर से। न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप। वहाँ पर न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं। जो पोर किसको बोलते हैं? पोर्स आर द स्मॉल गैप प्रेजेंट इन द एनवेलप। जो छोटे छोटे से गैप प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, ये यहाँ पर है। जो ये क्या पेरिन्यूक्लियर स्पेस है, ये छोटे छोटे क्या है यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है। दीज आर द न्यूक्लियर पोर जो बीच में इनके ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। ये सिंपल पोर प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं जो डेंसली इलेक्ट्रॉन डेंस प्लग्स होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनको ही हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है लिपोप्रोटीनस नेचर की। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर क्या है उसकी मेम्ब्रेन बनती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों ही क्या उसकी लिपोप्रोटीनस नेचर की होती है। न्यूक्लियर एनवेलप्स आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है दैट इज द 20 to the 40 नैनोमीटर इन द हाइट और इसको हम पेरिन्यूक्लियर स्पेस या फिर पेरिन्यूक्लियर सिस्टर्ने भी बोलते हैं। सो पेरिन्यूक्लियर स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। और इसको हम याद दो दे आर सो कॉल्ड द पेरिन्यूक्लियर सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू में होता है इसलिए इसको पेरिन्यूक्लियर सिस्टर्ने बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, तो आपको सबको याद रखने हैं कि एक ही चीज के अलग अलग नाम है, तो क्यों है? Outer membrane is continue with the membrane of endoplasmic reticulum. The membrane continuity communicate with the lumen of endoplasmic reticulum and lumen of perinuclear cistern. जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के साथ कंटिन्यू में है, तो उसके साथ साथ वो पेरिन्यूक्लियर सिस्टर्ने के साथ भी कंटिन्यू में ही होती है। तो इन सबको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में वर्क एज ए कैल्शियम शॉर्टनिंग कंपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन होता है कैल्शियम आयंस के साथ में रेगुलेशन करना। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू में है तो वो उसके साथ मिलकर क्या है? कैल्शियम शॉर्टनिंग कंपार्टमेंट का भी काम करती है। अटैच्ड राइबोसोम्स जो आउटर मेम्ब्रेन के साथ पर प्रेजेंट होते हैं टू द आउटर मेम्ब्रेन आर ऑब्जर्व्ड, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन पर भी ये देखे जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन हैज अ डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है बिकॉज दिस इज टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। The transmembrane linked to the chromatin and the nuclear lamina, another components of the nuclear envelope। क्योंकि इनर की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियर लैमिलाज हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन्स आर कंटिन्यू एट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इंसरेशन प्लेसेस। इंसर्ट जहाँ पर होता है उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके साथ में वहाँ पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। A selective retaining molecule mechanism is in the inner membrane has been suggested।
कि सिलेक्ट किया जाता है कि किस चीज़ को अलाउ किया जाएगा। जो मेम्ब्रेन्स है उसके बीच में जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं वो सेलेक्ट करके बताएंगे कि किनको किस मॉलिक्यूल्स को आउटवर्ड मोमेंट्स के लिए अलाउ किया जाएगा या किसी मोमेंट जो भी मॉलिक्यूल है उसको इनवर्ड्स के लिए अलाउ किया जाएगा। वो सिलेक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही जाते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन्स जो प्रोटीन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आर सिंथेसाइज्ड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप और इन द ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अराइव टू द इनर मेम्ब्रेन बाय लेटरल डिफ्यूजन। जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो ये लिपिड्स लिपोप्रोटीनस नेचर की मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो चैनल बना रहे हैं चाहे कुछ भी लोकेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं, दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इनकी फॉर्मेशन आउटर मेम्ब्रेन्स के साथ में कंटिन्यू किए हुए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनके साथ में ही क्या इसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे और ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन्स के इन बिटवीन आएंगे और वहां पर अपनी फॉर्मेशन ये लोकेशन है वो गेन कर लेंगे। बट दोज दैट बिकम लिंक्ड टू द क्रोमेटिन और टू द न्यूक्लियर लैमेलास आर रिटेन्ड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। और जो अंदर की रिक्वायरमेंट्स हैं साइटोप्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी फॉर्मेशन या फिर जो क्रोमेटिन्स के साथ जुड़े हुए हैं उनकी फॉर्मेशन इनर मेम्ब्रेन के थ्रू होती है या फिर न्यूक्लियर एनवेलप के इनर मेम्ब्रेन के थ्रू। ये देखो ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स हैं, इसके साथ में ही क्या है ये एंडोप्लाज्मिक कंटिन्यू है। दीज आर द पैरी न्यूक्लियर सिस्टर्नेज जिनको बोला गया है, जो सिस्टर्ने बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनको पैरी न्यूक्लियर सिस्टर्ने बोला जाता है। इनके साथ ही यहाँ पर क्या है ये सभी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम का फंक्शन सभी को पता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन बिटवीन द न्यूक्लियर पोर और यहाँ पर सिस्टर्ने हैं तो यहाँ पर क्या है इन सबकी फॉर्मेशन होगी प्रोटीन्स की। जो आउटर मेम्ब्रेन्स या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन के प्रोटीन ये होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उनकी फॉर्मेशन आउटर मेम्ब्रेन्स के थ्रू होगी क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और इनर मेम्ब्रेन या फिर क्रोमेटिन्स के जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इंटर मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो गार्डिंग जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसकी फॉर्मेशन करेंगे जो इन बिटवीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। In animal cells, nuclear lamella is a molecular scaffold located between the inner membrane and the chromatin. Animal cells के अंदर इन सब के साथ में nuclear lamellas भी present होते हैं जो inner membranes के अंदर और chromatins के साथ में present होते हैं। Nuclear lamella is around 20 to the 25 nanometer thickness के होते हैं। Main components जो lamellas का होता है proteins है उनको laminas बोला जाता है। Nuclear lamellas के जो protein होते हैं आइसोफॉर्म्स होती हैं टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए के अंदर ए और सी लेमिनाज आते हैं जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू एक ही एमआरएनए से मिलकर बनते हैं। और टाइप बी लेमिनाज के अंदर B1 है, B2 और B3 लेमिनाज होते हैं। ये लेमिनाज प्रोटीन्स होते हैं जो वहाँ पर इसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स है हमारे न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये है न्यूक्लियर लैमेलास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जस्ट इन द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल साथ साथ में ही यहाँ पर। इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है दैट आर द डिफरेंट। ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स फैमिली। जो लेमिलाज होती हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए नेट लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। इनर मेम्ब्रेन के बिल्कुल जस्ट नीचे हैं और क्या है कि नेट के तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से छोटे छोटे से फाइबर्स हैं यूँ प्रेजेंट हैं लिंकिंग द इनर मेम्ब्रेन एंड द क्रोमेटिन्स। और क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ भी क्या है ये जुड़े हुए होते हैं। ये देखो यहाँ पर क्रोमेटिन्स हैं, यहाँ पर क्या है लैमेलास प्रेजेंट हैं, ये बिल्कुल क्या है इसके इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रेजेंट है। अटैचमेंट बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर लैमेला इज मीडिएटेड बाय द at least 20 different type of protein inserted in the nuclear membrane। जो इनकी अटैचमेंट होती है इनर मेम्ब्रेन के साथ में न्यूक्लियर लैमेलाज की, उनमें कम से कम 20 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसकी। ये देखो इस तरीके से क्या है ये न्यूक्लियर लैमेलाज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है लैमिनाज ए, सी, लैमिना बी और इंटरवेविंग है एक दूसरे के साथ, इस तरीके से अटैचमेंट में है, बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन के साथ में प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनर साइड्स की तरफ
ये इसके साथ साथ न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या है, साइटोस्केलेटन है, जिसके साथ में ये हैंगडाउन्स होते हैं साथ में। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूक्लियस को सेल के अंदर कंप्लीटली एक पोजीशन के देने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोर की, जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज परफोरेटेड विद द टिनी होल्स नोन एज द न्यूक्लियर पोर। इनर मेम्ब्रेन्स और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में परफोरेशंस हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। विच वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द मिड 20th सेंचुरीज के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। दीज पोर्स रेगुलेट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बीच में जो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल रेगुलेट होता है वो न्यूक्लियर पोर से होता है। परमिटिंग सम टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड बट नॉट अदर्स। सभी को वो पास नहीं करते हैं, सभी को उनको रोकते भी नहीं हैं। वो क्या होते हैं, एक जो प्रोसेस होता है वो सेलेक्टिव प्रोसेस होता है कि किन प्रोटीन्स को, किन मॉलिक्यूल्स को वहाँ से अलाउ करना और किसको अलाउ नहीं करना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग डीएनए एंड आरएनए आर सम ऑफ द मटेरियल दैट आर अलाउड इनटू द न्यूक्लियस। डीएनए और आरएनए की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत होती है वो सभी को क्या वो अलाउ करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। एज द न्यूक्लियस एज द मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में जाती है, तो तभी वो इन मॉलिक्यूल्स को क्या है वहाँ पर अलाउ करता है। राइबोसोमल सब यूनिट्स विच आर बिल्ट इन द न्यूक्लियोसोम्स are a prime example of material that must be allowed to leave the nucleus and enter the cytoplasm। जो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोसोम के पास होती है और न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोसोम राइबोसोम्स को बनाने की फॉर्मेशन देगा, राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्मेशन होगी और वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्मा में जाएंगी, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्मा में होती है, न्यूक्लियस में नहीं होती है। सिर्फ न्यूक्लियोसोम राइबोसोम की फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं आर फुली परमिएबल टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोटीन बट फॉर्म ए बैरियर कीपिंग मोस्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ कर देते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करते हैं। सम लार्ज प्रोटीन्स सच एज द हिस्टोन आर granted admitted to the nucleus despite the fact that the pores should be too small to let them through. It is generally thought that the elaborated protein structure called the nuclear pore complex that surrounds each pore play a key role in allowing the active transport of a select set of large molecules into and out of the nucleus. न्यूक्लियर पोर जो होता है वो हमने पहले ही कहा है कि सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास करता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की। हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो उसको अंदर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो अलाउ नहीं करता है। जब वो अलाउ करता है तो ये देखा गया है कि वो सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। फिर एनर्जी की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी को यूज करके इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के अंदर अलाउ किया जाता है या फिर न्यूक्लियस के बाहर उनको अलाउ किया जाता है। तो क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इनसाइड या आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इज सेलेक्टिवली रेगुलेटेड। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बहुत सारी सब यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। सराउंडिंग द इनसाइड ऑफ ए पोर इज ए नॉन मेम्ब्रेनस मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन एनुलस that extends spoke-like structures toward the center of a small channel। छोटे छोटे spoke-like structures होती हैं वो इसकी फॉर्मेशन करती हैं, जो ये देखिए ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं, ये छोटी छोटी सी ये स्पोकिंग है। इस तरीके से न्यूक्लियर बास्केट की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर फाइब्रिल्स की फॉर्मेशन है, ये न्यूक्लियर बास्केट की आउटिंग होती है। कंप्लीट जो मिलकर बनता है दैट आर द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। Actual pore walls is predominantly comprised of the columnar subunits and the luminar subunits and help of transmembrane proteins anchor the entire pore complex into the nuclear envelope। उसके साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे से प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं
पोर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो होती है वो कोलुमिनर सब यूनिट्स, ल्यूमिनर सब यूनिट्स इन सबसे मिलकर क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। टीनी फाइब्रिल्स यूजुअली एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड concrete like the basket like configuration on the nuclear side of the complex। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप एक्चुअल में सही से दिखाऊँ आपको तो ये देखो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर ये देखो न्यूक्लियर बास्केट, ये यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग से स्पाइक्स की फॉर्मेशन होती है, इनको आपस में एंकरिंग किया जाता है और ये न्यूक्लियर बास्केट की फॉर्मेशन करते हैं। The proteinous composition of these fibrils is different on opposing side of the structure। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, टुवर्ड अलग होती है, अपोजिशन में अलग होती है। In addition to this role in the nuclear transport, nuclear pore are important as site there are the outer membrane and inner membrane of nuclear envelope are fused together। ट्रांसपोर्ट तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ में इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स दोनों आपस में वहां पर फ्यूज भी होती हैं। Due to this fusion, membranes can be considered continue with one another, and although they have different biochemical characteristics and can function in different way। दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है, हमें पता है आउटर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनकी और अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। Since the outer nuclear membrane is also continue with the endoplasmic reticulum के साथ कंटिन्यू में है, बट जो inner membrane है can exchange membranous material with the endoplasmic reticulum। inner membrane भी endoplasmic reticulum के साथ material का exchange कर सकती है। This capability enables the nuclear envelope to grow bigger or small when necessary to accommodate the dynamic content of the nucleus। इस कैपेबिलिटी के साथ ही जो न्यूक्लियर एनवेलप्स है वो बड़ा हो जाता है, ग्रो कर सकता है बिगर में, और या फिर डिग्रेड होकर स्मॉल भी हो सकता है, क्योंकि उसका डायनामिक कंटेंट है जो वो चेंज होता रहता है। ये देखो ये सारी क्या है इसकी, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके अंदर, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये ऊपर वाले क्या है एनुलर रिंग्स हैं, ल्यूमिनर सब यूनिट्स हैं, कोलुमिनर सब यूनिट्स हैं, इसके साथ ये क्या है न्यूक्लियर फाइब्रिल्स हैं, और ये न्यूक्लियर बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है जो वो फॉर्मेशन करती है। ये डाइसेक्शन है तो ऐसी ही कंपोजिशन और प्रेजेंट होगी जो इसको कंप्लीट फिल करती है। ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब फंक्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के क्या फंक्शंस होते हैं। ये क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, इन सबको प्रोटेक्ट कौन करता है, न्यूक्लियर एनवेलप। कंट्रोल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विच एंटर एंड एग्जिट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मोमेंट्स जो सब्सटेंस का इंटर करता है न्यूक्लियस के अंदर उसको भी रेगुलेट किया जाता है, और वहाँ से जो एग्जिट करेगा उसको भी रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ जीन स्टेबिलिटी होती है। Confining the genome inside the compartment help to maintain the stability of genes, which is higher than in the prokaryotes। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर जीन्स हैं वो क्या है, पैक फॉर्म में है। It should keep in the mind that there is a high amount of DNA। बहुत लार्ज अमाउंट में DNA होता है तो उनके ऊपर जीन भी ज़्यादा होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए यूकैरियोट्स ने क्या न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन की है। जीन रेगुलेशन किया जाता है इनके थ्रू। सेपरेशन ऑफ द जीनोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म अलाउ जीन रेगुलेशन एट ए लेवल दैट प्रोकैरियोट्स विल नेवर रीच। तो जीन को इस तरीके से प्रोकैरियोट से हायर फॉर्म्स में जीन को रेगुलेशन करने का प्रोसेस भी यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, ओनली ड्यू टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इट प्रिवेंट और अलाउ द असेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ द डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन का जो फॉर्मेशन होता है कि डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन है तो उसके फैक्टर्स कैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, उन सबको फैक्टर्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाना होता है। Transcription factors are the protein synthesized in the cytoplasm that regulate the gene expressions। जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन फैक्टर्स, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन रेगुलेट करते हैं, वो सभी साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही क्या वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। They must cross the nuclear envelope to work the DNA।
The molecular mechanisms that allow a transcription factor enter the nucleus is usually the result of a chain of molecules. ये बहुत ही हायर प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनसाइड द न्यूक्लियस एंटर करवाएंगे, which may start with the activation of a receptor located in the plasma membrane. In some steps of this chain is stopped, the gene will not be expressed. ये एक बहुत लंबे चेन की प्रोसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनसाइड द न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। अगर एक भी स्टेप उसके अंदर रुक जाता तो जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। यूकैरियोटिक जीन्स के पास एक्सोन और इंट्रॉन्स होते हैं, मीनिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस। अब वहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके पास एक्सोन भी है और इंट्रॉन्स भी, उनकी कटिंग है, स्प्लाइसिंग है। उसके लिए पहले एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। अब वो क्या, इट इज़ डेंजरस टू ट्रांसलेट एन अनप्रोसेस्ड एमआरएनए बिकॉज इट प्रोड्यूस द माल फॉर्म्ड प्रोटीन्स। क्योंकि जो एमआरएनए है उसके अंदर एक्सोन और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन हमें तो कोडिंग सीक्वेंसेस चाहिए होती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस चाहिए नहीं होती, हमें इंट्रॉन्स को वहाँ से निकालना होता है। तो ये इंट्रॉन्स को निकालने के प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अगर हम उसको हम फिर मैच्योर एमआरएनए बोलते हैं, बाद में वो एमआरएनए मैच्योर हो जाएगा, उसी का फॉर्मेशन करना होता है। अगर हम नॉर्मल जो एमआरएनए उसी के अंदर बना है न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम उससे ही प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे तो माल फॉर्म प्रोटीन्स बन जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होंगे जिसकी वो अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, विच में इवन कॉज द पैथोलॉजी, वो हमें कोई डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। This mRNA processing takes place in the nucleoplasm and only mature mRNA is allowed to cross the nuclear envelope. अब ये सब जो चीज़ें कटिंग है, स्प्लाइसिंग है, उसमें मैच्योर एमआरएनए की फॉर्मेशन है, वो सब क्या है न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से। हमें बाहर जब न्यूक्लियस के बाहर आता है एमआरएनए, वो मैच्योर एमआरएनए बाहर आता है जिसकी फॉर्मेशन बाद जिसके थ्रू एक नए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये सब किसके थ्रू होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है उनके थ्रू होता है। ये सब फंक्शंस वो रेगुलेट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेपरेट कंपार्टमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की वजह से ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है और ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, दैट इज इन द साइटोसोल एंड प्रोवाइडेड एडिशनल टूल फॉर द रेगुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। अब डीएनए के पास से इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनने तक की जो इंफॉर्मेशन है उसको रेगुलेट अलग अलग वे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के थ्रू किया जाता है। इन दिस वे द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इनटू एमआरएनए डज नॉट मीन इमीडिएट ट्रांसलेशन। ऐसा नहीं है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ चलती हैं। यूकैरियोट्स के अंदर पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद साइटोसोल के अंदर मैच्योर एमआरएनए आएगा और ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। दोनों क्या है, अलग अलग टाइम पर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंटिंग ए पर्टिकुलर एमआरएनए टू क्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप मीन्स दैट द सेल विल नॉट गेट द प्रोटीन इन राइट वे। न्यूक्लियर एनवेलप से जब भी एक जो भी मैच्योर एमआरएनए अंदर आएगा, बाहर आएगा, उससे एक अलग प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो एक पर्टिकुलर वे में होगा। When needed, the synthesis of this protein will be very quick because the mRNA was already synthesized, and to cross the nuclear envelope is the only remaining step for the mRNA to be translated in the ribosomes. तो जो प्रोटीन वहाँ पर सिंथेसाइज करना है वो सिंथेसाइज का प्रोसेस के लिए पहले एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी और ये एमआरएनए की फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होती है। बाद में उसको स्प्लाइसिंग और कटिंग्स के थ्रू मैच्योर एमआरएनए बाहर आएगा, न्यूक्लियर एनवेलप से क्रॉस करेगा, उसके बाद मैच्योर एमआरएनए से ही ट्रांसलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स। ये सभी फंक्शंस जो थे न्यूक्लियर एनवेलप्स के थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं तक आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टॉपिक्स है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना।